आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 149 पे है, जिस पे हमने मदासिर राना साहब को मदऊ किया है। माशाल्लाह रनर स्पीकर हैं। और सेकंड जो लेक्चर है वो प्रेजेंटेशन है हमारी नदीम भट्ट साहब की है, जिसमें अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में हुई है 2024 की इनकम टैक्स में, उसके ऊपर है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा राना आसिफ साहब जो हमारे आज के स्पीकर हैं, सरकार लिए आप स्टेज पे सीख आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करें। एक हदीस पाक के साथ शुरू करके फिर इंशाल्लाह लेक्चर को शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को दो तरह की दौलतें मिल जाती हैं तो वो खुशकिस्मत इंसान है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी दो दौलतें हैं, नेमतें हैं जो किसी को मिलती है वो खुश नसीब हो जाता है? आपने फरमाया कि जिसको ये अल्लाह ताला अता फरमा दे कि वो माफ़ करने की किसी को ताकत मिल जाए, दौलत मिल जाए, कि अगर किसी से गलती हो और वो माफ़ कर दे दूसरे बंदे को, तो ये सबसे बड़ी दौलत है। और दूसरी जो दौलत है वो ये है कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुख्ता यकीन रखना कि सब कुछ अल्लाह ने ही करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये दो तरह की दौलतें दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमा दे। हाँ, अच्छा, एडवांस टैक्स जो है इसको बेसिकली मैंने जो इससे पहले पढ़ा था वो कभी भी सेक्शन को इतने गौर से नहीं पढ़ा मैंने बजाते खुद भी, लेकिन जब लेक्चर तैयार किया तो मुझे पता चला कि ये इसको बड़ा डीपली पढ़ना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि लॉ को आपने एज अ होल पढ़ना है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने लॉ को हार्मोनाइज करके पढ़ना है। गोल्डन प्रिंसिपल जो है वो ये है कि लॉ को आपने एज अ होल पढ़ना है। जब तक आप लॉ को एज अ होल पढ़ेंगे नहीं, आपको लॉ किसी को भी नहीं आएगा, ना मुझे आएगा। और इसके लिए जो है वो 3 बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें सबको आना चाहिए। दूसरा जो है वो जो बुक है जनरल क्लासेस एक्ट है। तीसरी बुक जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। जब तक ये 3 बुक्स हमें नहीं पढ़ने आएंगी किसी को भी, मेरे समेत, तो उस वक्त तक हम लॉ को सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो ये भी हम देखते हैं कि ये हमने इस सेक्शन को कैसे पढ़ना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सेक्शंस को आपने बेयर एक्ट को ऐसे रीड आउट कैसे करना है। तो वो आज हम इंशाल्लाह देखते हैं अल्लाह के फजल से कि अल्लाह ताला में इस्तिताअत दे दे मुझे समझाने की, आप लोगों को समझने की और शेयरिंग करने की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो सेक्शन 147 है इसका नेचर क्या है। इसकी जो नेचर ये है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है टैक्स पेयर से, ये स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है 1993 PDD 343 205 PDD 833। सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ये प्रॉपर्टी जो है स्टेट की नहीं है, इट विल रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर जो है उसको एडजस्ट करेगा अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। अगर एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अगर कोई एक्सेस टैक्स रह जाता है तो इट वुड बी रिफंडेड टू दी टैक्स पेयर। तो ये टैक्स पेयर को रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये असल में बेसिकली ये जो जजमेंट्स है ना, ये रिपील्ड ऑर्डिनेंस है 1979 का, ये उसके ऊपर आई हुई जजमेंट्स। उसमें बेसिकली जो एडवांस टैक्स था ना, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि ये टैक्स नहीं है, ये बेसिकली प्रोविजनल पेमेंट है अगेंस्ट द टैक्स ड्यू इन द शेप ऑफ एडवांस टैक्स। ये प्रोविजनल पेमेंट है, ये टैक्स नहीं है। ये फाइनली अल्टीमेटली जब आपने अपनी रिटर्न भरनी है उसके अगेंस्ट इसने सेट ऑफ हो जाना है। वर्ड जो है सेट ऑफ है, SETOFF, या इसने डिडक्ट हो जाना है या एडजस्ट हो जाना है। तो ये आपकी जो है प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट की नहीं है, ये फाइनली इसने एडजस्ट हो जाना और ओवर जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब ये हम बेयर एक्ट पढ़ने लगे। अब ये है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। अब लेजिस्लेटर जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के मुताबिक जो है ये लॉ सारे बने हुए हैं, उसी ने उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। जब भी ऐसे शुरू हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सब सेक्शन 1 है ना, ये अब सब ऑर्डिनेट हो गया है और इसके ऊपर जो है प्रवेल कर जाएगा सब सेक्शन 2, यानी कि सब सेक्शन अब इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा सब सेक्शन 2 के ऊपर, वो सबसर्विएंट बन जाएगा सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 जो है वो उसको ओवरराइड कर जाएगा, सुपरसीड कर जाएगा। उसकी अपनी प्रोविजंस है, उसको आपने सेपरेटली देखना है, वो 1 के अंडर नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2 का मतलब। उसके बाद कोमा पड़ा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एवरी टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की जो डेफिनेशन है वो निकालिएगा मेहर साहब अगली स्लाइड में। वो जो टैक्स पेयर की डेफिनेशन अगर आप देखिए तो टैक्स पेयर को उसने बताया है कि जो डिराइव करेगा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स वो 3 कैटेगरीज है। एक लॉज में रिप्रेजेंटेटिव है,
अब रिप्रेजेंटेटिव, अब नॉर्मली टैक्स पेयर की डेफिनेशन मैं भी नहीं पढ़ता, आमतौर पर नहीं पढ़ी जाती, गौर ही नहीं किया जाता, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये 172 में डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 172 में। रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन बंदे हो सकते हैं, जैसे कोई लीगल डिसेबिलिटी हो, इंडिविजुअल हो, तो उसका मैनेजर या उसका गार्डियन हो सकता है। अगर कंपनी है तो उसमें उसका प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें उसका पार्टनर हो सकता है। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी हो सकता है। और जो नंबर सेकंड है वो है एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट कलेक्ट टैक्स अंडर चैप्टर 5 और चैप्टर 10 एंड चैप्टर 12। ठीक है जी। अब ये जो चैप्टर 5 और चैप्टर 10 है और ये चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 डील्स करता है विद ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स के साथ, जो कि शुरू होते हैं 231A-B से लेके 236G तक। और जो पार्ट 5 का चैप्टर 10 है ये एडवांस टैक्स ही है, जो कि 147 है। और तीसरा जो है C कैटेगरी है एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये जो है इसमें 114 में जितने भी बंदे हैं वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो जो टैक्स पेयर से ऊपर इंक्लूड्स लिखा हुआ है, ये तीनों को शामिल कर रहा है। बेसिकली ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। लेजिस्लेटर के पास टूल है कि वो उसको वाइडन कर रहा है, उसके स्कोप को, टैक्स पेयर के स्कोप को वाइडन करने के लिए ये चीज़ें उसने उसमें इंक्लूड की हैं। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, दिस इज़ अ लेजिस्लेटिव टूल। नेक्स्ट जो है नहीं यहाँ यही रहे, हाँ इससे आगे उसी डेफिनेशन पे आए ज़रा, सॉरी ये 147(1) के ऊपर। अब आगे आ जाए हुज इनकम वॉज चार्ज टू टैक्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब हमें सबको पता होना चाहिए कि जो 2001 का ऑर्डिनेंस है बेसिकली ये यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है। और 121B जो है वो ये कहता है कि जैसे आपने रिटर्न फाइल्ड की, इट वुड बी ट्रीटेड एज एन असेसमेंट ऑर्डर फॉर ऑल पर्पजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लेटेस्ट टैक्स ईयर है वो आपका प्रोसीडिंग होगा। जैसे 25 का हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका लेटेस्ट टैक्स ईयर जो है वो 24 होगा, जो कि इस ऑर्डिनेंस में बयान किया गया है। और लेटेस्ट असेसमेंट ईयर जो है वो रिपील्ड ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट था। उसमें बेसिकली यूनिवर्सल असेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें यह था कि रेगुलर असेसमेंट्स होती थी और रेगुलर असेसमेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो टैक्स ड्यू होता था, जो टैक्स डिस्प्यूटेड होता था और उसी बेस के ऊपर टैक्स ड्यू होता था अंडर सेक्शन 53 था रिपील्ड ऑर्डिनेंस का। और अगर उसकी डिफ़ॉल्ट होता था तो वो 87 सेक्शन था 1979 का। अब आगे देखें तो अदर देन का वर्ड है, ये एक्सक्लूजन्स है। यहाँ से वो सब सेक्शन 1 अब अप्लाई नहीं होना, यहाँ सब सेक्शन 1 जो है अप्लाई नहीं होना, ये चीज़ें निकाल रहा है, वो एक्सक्लूजन निकाल रहा है। वो कह रहा है कि ऐसी इनकम जो चार्जेबल जो टैक्स है सेक्शन 5 में, 6 में, 7 में। सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली रिलेट्स करता है डिविडेंड के साथ, 6 जो है वो रिलेट्स करता है पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट के साथ, और 7 जो है वो आगे वाइड है, उसमें 7E भी आता है, 7F भी आता है, सारे आते हैं। आप आगे जो है इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 149, इसको भी एक्सक्लूजन में ले आए। अब ये तीसरा जो डी क्लॉज है ये डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी वाइड। ये अगर आप अपना उसको देखें, अगर प्रोफाइल जो है तो उधर नोटिस ही पड़े हुए 147 के, तो अगर आपको ये समझ लगती है कि मेरा ये केस एक्सक्लूजन में है तो फ़ौरन जवाब दे दे कि क्लॉज डी में मेरा केस आता है। तो उसमें अगर इंपोर्ट पे टैक्स कटा हुआ है MIS में 2 क्वार्टरों का, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि जनाब मैं एक्सक्लूजन में हूँ, मेरे ऊपर सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता, वो उधर से वो फिर आपकी एक्सक्लूजन में होगा। सेकंड जो है डिवीजन 3, उसमें 149, 150, 152, 153 आप सब को पता है कि 150 क्या है। 152 जो है वो नॉन रेजिडेंट वाला, 150 जो है वो बैंक प्रॉफिट वाला है, उसके बाद 153 सप्लाईज वाला है, 154 एक्सपोर्ट वाला है, 154A जो है वो मेरा गालबन एक्सपोर्ट रियलाइजेशन प्रोसीड्स के साथ है, सर्विसेज के साथ। 155 जो है वो रेंटल इनकम के साथ है, 156 लॉटरी के साथ है, 156A जो है वो ऑक्शन के साथ है। उसके बाद जो है यहाँ भी अगर आपकी कोई
बेसिकली ये इनकम है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिडक्शन और कलेक्शन, ये बेसिकली इनकम की डेफिनेशन में दो उन्नति डेफिनेशन है, उसमें उन्होंने इसको मर्ज कर दिया हुआ है। अब ये बेसिकली आपकी इनकम ही कहलाती है। हाँ, गो टैक्स ग्रोस रिसीट्स के ऊपर कटता है, लेकिन ये आपकी इनकम ही कहलाती हैं क्योंकि ये इनकम की डेफिनेशन में चली गई हुई है। उसके बाद जो है टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड अंडर चैप्टर 12, ये बेसिकली आपके डील करते हैं ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स के साथ। ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स जो है वो एक तो एडवांस टैक्स आपका 147 वाला है और 148 और 1, ये ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स जो है वो स्पेसिफिकली डील्स करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे आपने 236 की में के में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 236 सी में कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, इस तरह। तो ये जो जहाँ भी अगर आपका टैक्स कट गया हुआ है ट्रांजिशनल में, तो यहाँ भी आपका जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होना। तो ये आपने MIS बस अपना चेक करना है 2 क्वार्टरों का, और पिछली हिस्ट्री देखनी है कि आपका केस अगर इधर फॉल करता है तो आप फ़ौरन जवाब दे दें कि मेरे ऊपर 147(1) की प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होती। अब स्लाइड नंबर जो है वो टैक्स की डेफिनेशन निकाली गया था, स्लाइड नंबर 8। ये लेटेस्ट जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी डिस्कस करते हैं, अभी लेटर ऑन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो टैक्स जो है, ये जो एडवांस टैक्स जो है ना, पहले जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो रिपील्ड ऑर्डिनेंस में, उन्होंने कहा था ये टैक्स नहीं है, ये प्रोविजनल पेमेंट है और सेट ऑफ होनी है अगेंस्ट दी लायबिलिटी, फाइनल लायबिलिटी जो कि डिटर्मन होनी है। उस वक्त असेसमेंट्स होती थी रेगुलर असेसमेंट्स के ज़रिए, और टैक्स उसके ऊपर जो ड्यू होगा उसके अगेंस्ट उसने सेट ऑफ होना है या एडजस्ट होना है या उसने उसमें से डिडक्ट होना है। लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है रीट पिटीशन में, उन्होंने कहा है कि ये जो एडवांस टैक्स जो है ना वो टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करता है। मैंने फिर उसको टैक्स की डेफिनेशन को बड़े गौर से पढ़ने की कोशिश की कि ये कैसे फॉल करता है। तो वो टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 12, सॉरी चैप्टर 2 निकालिएगा। ये देखिएगा, ये चैप्टर 2 में ये सेक्शन फॉल कर रहे हैं। वो कह रहा है सेक्शन 4(6). अच्छा, ये जो सेक्शन 4(6) है ये चार्जिंग सेक्शन है आपका। अब एडवांस टैक्स को और डिडक्टेड और कलेक्टेड को चार्जिंग सेक्शन में इंसर्ट कर दिया गया हुआ है। ये 4(6) है उसका। वो कह रहा है बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स और कलेक्टेड और पेड। डिडक्टेड का भी वर्ड आ गया इसमें, कलेक्टेड का भी वर्ड आ गया, पेड का भी वर्ड आ गया इन एडवांस। इट शैल एज द केस में बी सो डिडक्टेड, कलेक्टेड और पेड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसकी जो है चार्जिंग सेक्शन जो है उसमें ये फॉल करती है टैक्स की डेफिनेशन, क्योंकि जो टैक्स में है उन्होंने कहा कि चैप्टर 2 में जो चीज़ें फॉल करेंगी वो टैक्स की डेफिनेशन में फॉल करेंगी। अब आगे वो सेक्शन जो है 4(a)(b) है, 4(b), 4(c), ये उसके साथ रिलेट करते हैं जो सुपर टैक्स है, हायर इनकम वाले जो है या रिहेबिलिटेशन वाले हैं। सेक्शन 5 जो है वो डिविडेंड वगैरह वो आगे, और सेक्शन 6 जो है वो नॉन रेजिडेंट और 7(e) वगैरह जो है सारे, और सेक्शन 8 जो है इन 4, 5 और 6 को मर्ज कर लेता अपने अंदर। जनरल प्रोविजंस के साथ टाइटल्ड है कि ये यहाँ जब किसी का टैक्स कटेगा 4, 5 और 6 में, तो वो टैक्स जो है वो उसका सेपरेटली ट्रीट होगा और फाइनल टैक्स कहलाएगा, उसकी सेपरेट टैक्सेशन होगी और वो टैक्स आपका क्या कहलाएगा, फाइनल टैक्स कहलाएगा। तो ये है सेक्शन जो है जो चैप्टर 2 में फॉल करते हैं। वापस आइएगा था। अब एंड इंक्लूड्स, ये अब इंक्लूसिव डेफिनेशन आ गई है कि इसमें वो लेजिस्लेटर जो है खुद अपनी मर्जी से चीज़ें इंक्लूड कर रहा है, डिमिंग कर रहा है, खुद इंक्लूड कर रहा है कि एनी पेनल्टी भी इसमें आ सकती है, फ़ी भी, अदर चार्ज भी, और एनी सम और अमाउंट लेविएबल और पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में किसी किस्म की भी कोई अमाउंट पेएबल है
तो वो भी टैक्स की डेफिनेशन में आती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हम अब उसको जजमेंट को बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसने उन्होंने ये कहा है कि ये एडवांस टैक्स जो है वो टैक्स की डेफिनेशन में आता है। ना सिर्फ टैक्स की डेफिनेशन में आता है बल्कि सेक्शन जो 4(6) है ना, यानी कि सेक्शन 4 का उसका सब सेक्शन 6 है, वो चार्जिंग सेक्शन में भी इंक्लूड हो गया है। तो लिहाजा ये एडवांस टैक्स उसकी डेफिनेशन में फॉल करता है। नेक्स्ट जी, अब सब सेक्शन 2, ये वो थी एक्सेप्शन थी जिसको उसने ओवरराइड किया कि ये सब सेक्शन 1 जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसको सेपरेटली आपने पढ़ना है। अब ये क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी लेटेस्ट असेस्ड टैक्सेबल इनकम जो है, एक्सक्लूडिंग वो जो ऊपर तीनों क्लासेस थी, चैप्टर 2 वाली और चैप्टर 10 वाली, और वो जो 149 और ऊपर जो थी 5, 6, 7 वाला, उसको निकालने के बाद अगर 1 मिलियन से कम है तो फिर आपके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगना। ये इंडिविजुअल केस में बताया जा रहा है। इंडिविजुअल में अगर 10 लाख से आपकी इनकम जो है वो कम है, असेस्ड इनकम, तो वो आपकी लेटेस्ट असेस्ड इनकम जो है वो 121(b) का ही ऑर्डर होता है, अनलेस अगर उसमें वो अमेंडमेंट ना हो, फर्दर अमेंडमेंट ना हो, 122 ना लगे। सब सेक्शन 4 जो है, अच्छा, सब सेक्शन 4 जो है वो डील्स करता है AOP के साथ और कंपनी के साथ। यहाँ एक चीज़ नोट कर ले कि यहाँ जो है वहाँ 10 मिलियन 1 मिलियन थी, यहाँ जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम और एनी क्वांटम ऑफ टर्नओवर, यहाँ कोई शर्त नहीं है, इवन द लॉस भी होगा तो फिर भी ये आपको एडवांस टैक्स जो है वो 113 में चला जाएगा। उसके मुताबिक वो आगे पढ़ेंगे, वो भी आएगा आगे। अब ये ज़रा थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड हमने करना है कि ये क्या चीज़ है। सब सेक्शन 4 जो है ये बेसिकली ये एडवांस टैक्स जो है बेसिकली शुरू यहाँ से हो रहा है। वो 1 तो है, इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ वो फार्मूला बताएगा कि कैसे आपने उसको कैलकुलेट करना है एडवांस टैक्स को AOP और कंपनी के केस में। क्योंकि ये जो सब सेक्शन 4 है ये बेसिकली डील करता है एस्टीमेट के ऊपर कि आपने अपना एडवांस टैक्स जो है वो एस्टीमेट करना है कि मेरा एडवांस टैक्स कितना बनता है। तो इट मीन्स कि आपने अपना ड्यू टैक्स या जो टैक्स पेएबल है ड्यूरिंग द रेलिवेंट और करंट टैक्स पीरियड के दौरान आपने खुद डिटरमिन करना है कि मैं एस्टीमेट करता हूँ मेरा एडवांस टैक्स कितना है। तो दिस इज़ रिलेट्स विद योर एस्टीमेशन, कि एस्टीमेशन जो है आपने उसके साथ ये रिलेट्स करता है, आपने खुद कर दी है। जैसे अगर आप इसका फार्मूला देखें A/B/C-D, A जो होगा वो आपका टर्नओवर होगा टैक्स पेयर का क्वार्टरली, जो फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर होगा वो उसके साथ रिलेट करता है। B जो है आपका जो है टैक्स जो असेस्ड हुआ है लेटेस्ट टैक्स ईयर का, और C जो है वो आपका टर्नओवर है लेटेस्ट टैक्स ईयर का टोटल टर्नओवर, और D जो है आपको 168 में जो टैक्स क्रेडिट है उसके बारे में बताता है। तो ये मैंने एक इलस्ट्रेशन जो है आगे ज़रा निकालिएगा, ये की है कि हमने ये देखा है कि टर्नओवर फर्स्ट क्वार्टर का अगर हम ये ज्यूम करते हैं, एस्टीमेट करते हैं कि 1 मिलियन है और टैक्स असेस्ड है 50,000 और टोटल टर्नओवर लेटेस्ट टैक्स ईयर मींस 24 का, ये 25 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 24 का आपने लेना है टैक्स असेस्ड भी और लेटेस्ट टैक्स ईयर भी आपने जो है वो उसका टर्नओवर जो है वो 24 का लेना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि इसमें 5,000 रुपया हमारा 168 पे कटा हुआ है। तो ये 5,000 रुपया हमारा फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमने निकाला। ये एज्यूमिंग फिगर है फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब पीछे जाइएगा जरा दोबारा, यहाँ एक देखिए प्रोवाइजो अटैच है इसके साथ। प्रोवाइजो ये कहती है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड टर्नओवर और द टर्नओवर फॉर द क्वार्टर इज नॉट नोन, इट शैल बी टेकन टू बी 1/4 of 120% of the turnover of the latest tax year for which a return has been filed।
यहाँ वो क्लियर कर बता गया आपको प्रोवाइजो में कि जो आपने रिटर्न फाइल्ड की हुई है पिछले साल की लेटेस्ट टैक्स ईयर की, उसमें अगर आपको टर्नओवर पता नहीं चलता मेरा कितना है क्वार्टर का, एस्टिमेट आप नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कह रहा है कि फिर हम आपको बताते हैं लेजिस्लेटर कि आपने फिर उसको कैसे एस्टिमेट करना है कि आपने पिछले साल का जो अगर टर्नओवर जैसे भी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन है, तो आपने 5 मिलियन का आपने 120% ले लेना है। 5 मिलियन का 120% लेके वो आपका जो है वो टोटल टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है जी। और उसको जो है आपने क्वार्टरली उसको फिर ले लेना है। नेक्स्ट जी, सबसेक्शन 4। सेक्शन जो 4 था ना, उसमें तो आपको वो फार्मूला दे दिया उन्होंने, लेकिन 4A में लेजिस्लेटर की इंटेंशन ये है कि अगर आपका रेलिवेंट करंट ईयर 2025 है, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये फार्मूला जो अप्लाई किया है उस फार्मूले के मुताबिक मेरा टैक्स जो है वो ज़्यादा बनता है, उस फार्मूले में कम बनता है, एक्चुअली आपका ज़्यादा है, तो फिर लेजिस्लेटर ने ये आपको एक तरीक़ाकार बता दिया है, एक प्रोसीजर बता दिया है कि फिर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, फिर इसके मुताबिक जो है आपने इसको लेके चलना है। नेक्स्ट जी, फोर डबल जो ए जो है वो ये इसमें ये भी इंटेंशन ये है कि अगर आपके पास कोई लॉस है और अगर कोई अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो है 113C के साथ डील करता है, 4C हायर इनकम के साथ डील करता है, सुपर टैक्स ऑन हायर इनकम के ऊपर, तो आपने इनको भी एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते वक्त इनको भी मद्देनज़र रखना है, इनको भी देखना है कि इनमें जो टैक्स की जो सिचुएशन है वो कितनी है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने एडवांस टैक्स अपना कैलकुलेट करना है। आगे सब सेक्शन 4B है, ये बेसिकली डील करता है विद दी इंडिविजुअल के साथ। इंडिविजुअल में मेथड बहुत इजी है कि आपका जो लेटेस्ट असेस्ड इनकम है पिछले साल की, उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है, और -B जो है वो 168 में जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको आपने सेट ऑफ कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। तो वो इलस्ट्रेशन एक सिंपल सी है, वो दी हुई है, इसके मुताबिक जो है आपने इसको देख लेना है कि टैक्स असेस लेटेस्ट टैक्स ईयर का है, डिवाइड बाय 4 है, माइनस जो है वो टैक्स डिडक्टेड जो हुआ है उसको आपने देखना है। सबसेक्शन 5 जो है, सबसेक्शन 5 जो है ये डेट्स के साथ डील करता है कि आपने एडवांस टैक्स को कब कब पे करना है। इंडिविजुअल केस में 15 सितंबर है, 15 दिसंबर है, 15 मार्च है, 15 जून है। यहाँ एक मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है ए के ऊपर, वो इख्तलाफ मेरा ये है कि 15 सितंबर रखी हुई है डेट ये, और हमें ये कहते हैं कि बेस आपने करना है लेटेस्ट टैक्स ईयर को, तो उसके मुताबिक जो है तो वो 30 सितंबर होती है डेट, और समटाइम्स जो एक्सटेंडेड भी हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो है। इसी तरह 5A देखिएगा, इससे नेक्स्ट ये AOP का और उसका जो है वो कंपनी की डेट्स है, इसमें 25 सितंबर है, 25 दिसंबर है, और 25 है मार्च, और 15 जून है। यहाँ भी वो 25 सितंबर है। तो यहाँ जो है वो रिटर्न वाली जो डेट जो होती है लेटेस्ट असेसमेंट ईयर की, वो पिछली होती है 30th, और जो करंट आपने भेजनी है वो भी आपकी 30th ही होती है 25 की। तो यहाँ वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। और उसके बाद जो है 5B जो है वो सिक्योरिटीज़ के साथ एडजस्टेबल एडवांस टैक्स है कैपिटल गेन के ऊपर, वो एडजस्टेबल है। उसके मुताबिक बताया हुआ है कि अगर वो 6 महीने से कम है तो 2% आपने कैपिटल गेन का ले लेना है ड्यूरिंग दी क्वार्टर, और अगर जो है 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम है तो फिर 1.5% आपने कैपिटल गेन का ले लेना है। सब सेक्शन जो 4B था, 4A था, वो था कि अगर आपका टैक्स अगर ज़्यादा बनता है, अब ये सब सेक्शन 6 जो है ये उसके रिवर्सल है। ये कहता है कि अगर आपका टैक्स जो है जो आपने सब सेक्शन 1 में 147 के जो आपने कंप्यूट करना है, अगर वो कम हो जाता है
ड्यूरिंग द रेलिवेंट करंट ईयर के लिए, जिसके लिए आप जो है वो एडवांस टैक्स जो है पे करना चाहते हैं। तो फिर अगर कम हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, ये बहुत बड़ी सज़ा होगी। अब देखिए इसके ऊपर बड़ी लिटिगेशन है। ये 2 सेक्शन सीखने वाले हैं, 3 सब सेक्शन जो है 6B और 7, वो इंशाल्लाह उसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। इसी के ऊपर सारी लिटिगेशन है कोर्ट्स में। वो कहता है कि अगर आपका कम हो गया ड्यूरिंग द रेलिवेंट करंट ईयर एडवांस टैक्स, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने वो ये करना है कि एस्टीमेशन एक बनानी है, और वो एस्टीमेशन जो है वो टैक्स पेएबल की जो है वो फॉरवर्ड करनी है कमिश्नर को, और उस एस्टीमेशन की बेस के ऊपर जो है आपने अपना एडवांस टैक्स जो है जो भी बनता है वो पे कर देना है। अगर उसमें से कोई 168 जो है सेक्शन 168 है, उसमें अगर कोई टैक्स कटा हुआ है तो वो लेस कर देना है। ये सेक्शन 6 है, सब सेक्शन 6 है, ये लेसर के लिए। अब लेसर जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो डिपार्टमेंट को हजम हो, क्योंकि ओवर वाला तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत लिटिगेशन है। अब ये जो सब सेक्शन 6 था, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। आगे चलिए ज़रा मेहर साहब। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 2018 में इसकी सेकंड प्रोवाइजो ऐड की थी इसी सब सेक्शन 6 में, जिसमें कमिश्नर को एम्पावर्ड किया गया था। कमिश्नर को पावर दी गई थी कि वो एस्टीमेशन को रिजेक्ट कर दे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो आपने प्रोवाइड किए हैं, या वो ये समझता है कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो आपने प्रोवाइड ही नहीं किए, तो वो आपकी एस्टीमेशन को रिजेक्ट कर सकता है आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये 2018 में इंसर्ट हुई थी और 3 साल तक जो है ये इंटैक्ट रही, यानी कि 3 साल तक मीन्स 19, 20 और 21, ये 3 साल तक इंटैक्ट रही थी ये प्रोवाइजो। और इस वजह से इन 3 सालों में रिजेक्शंस काफ़ी हुई थी एस्टीमेशन की, क्योंकि यहाँ पावर थी। और इसी को फाइनेंस एक्ट जब 2018 आया तो उसके बाद सर्कुलर आया था, उसने फिर इसको एक्सप्लेन किया था इसी चीज़ को। आगे चलिएगा। अब सब्सिक्वेंटली हुआ क्या, कमिश्नर ने की पावर जो है वो विड्रॉ कर ली गई, ओमिट कर दी गई 2021 में जाके। ये पावर जो है स्नैच कर ली गई, स्नैच वापस ले ली गई कमिश्नर से कि कमिश्नर जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी गुड अचीवमेंट, गुड अमेंडमेंट थी, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको इंटैक्ट करती थी, सुपरसीडिंग में लेके जाती थी। क्योंकि जब से 18th अमेंडमेंट आई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 10 ने इंसर्ट किया गया है, अब फेयर राइट ऑफ ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बगैर अगर आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर लिखेंगे, अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो फिर वो जो ऑर्डर जो होगा वो इलीगल ऑर्डर होगा। तो आर्टिकल 4 जो है, उससे पहले आर्टिकल 4 था, लेकिन आर्टिकल 10 ने जैसे इंसर्ट हुआ अब इसके ऊपर बेतहाशा जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट की कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आपने अडॉप्ट करना है। तो ये 2021 में ये अमेंडमेंट जो थी ये ओमिट कर दिया गया था, ये विड्रॉ कर दिया था कि कमिश्नर के पास अब पावर नहीं रही। अब हुआ क्या, 2024 में जाके 3 साल ये फिर इंटैक्ट रही विड्रॉ की, 22, 23 और 24। 2024 में इन्होंने सेकंड प्रोविजंस वगैरह जो थी, प्रोवाइजो थी, उसमें कुछ नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया। इन्होंने एक सब सेक्शन ऐड कर दिया 6B फाइनेंस एक्ट 2024 ने, जिसमें कमिश्नर को दोबारा पावर दे दी गई कि अब वो दोबारा एस्टीमेशंस को जो एडवांस टैक्स की टैक्स पेएबल के ज़िम्मे में आती है उसको वो रिजेक्ट कर सकता है। अभी हम 6B पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं। सिक्स ए जो है, अच्छा ये 6A जो है ये उस AOPs और कंपनीज के लिए है।
अब ये देखिए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट के साथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 वाला जो फार्मूला था ना, और गालबन 4B है जिसमें इंडिविजुअल का बताया गया, वो फार्मूला इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसकी अपनी टेक्स्ट अपनी ट्रीटमेंट होगी कि इसने कैसे टेक्स्ट कंप्यूट करना है या टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है। इसको नॉट विद स्टैंडिंग के साथ शुरू कर दिया है। जब भी नॉट विद स्टैंडिंग के साथ शुरू होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोविजन है या सब क्लॉज है ये ओवरराइड कर जाएगी इस सेक्शन को भी, और इस सेक्शंस के अलावा ऑर्डिनेंस में कोई सेक्शंस है उसको भी ये ओवरराइड कर जाएगी। ये ओवरराइडिंग प्रोविजन में आती है, सुपरसीडिंग प्रोविजन है। तो यहाँ उन्होंने ये बताया है कि अगर एओपी और कंपनी का टर्नओवर का पता नहीं है या लास्ट असेस्ड इनकम का पता नहीं है या डिक्लेयर टर्नओवर का नहीं पता, इसका मतलब ये हुआ कि ये नया साल होगा किसी का टर्नओवर कंपनी का, इसका एओपी का या उसका कंपनी का न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होगी जिसका उसका टर्नओवर का नहीं हमें पता, ना ही असेस्ड इनकम का पता है लेटेस्ट का। तो फिर उस शक्ल में उन्होंने ये कहा है कि आपने फिर क्या करना है कि आपने एस्टिमेट करना है एडवांस टैक्स जो पेएबल है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली टर्नओवर ऑफ द कंपनी। आपने फिर क्वार्टरली टर्नओवर खुद एस्टिमेट करना है, ज्यूम कर देना है कि मेरा टर्नओवर इतना होगा। तो उसको अज्यूम करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर 113 सेक्शन में ये डील करता है मिनिमम टैक्स के साथ, अगर कोई लॉस है आपका एओपी का या कंपनी का, तो उधर आपको पता है वो फिर मेरा ख्याल 1.5 है या 1.25 है, टैक्स जो है वो आपको लॉस की शक्ल में 113 सेक्शन में देना पड़ता है। और 113C जो है वो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और उसमें 4AA जो है वो प्रोवाइडेड है कि उसको देखते हुए वहाँ अकाउंटिंग इनकम का कॉन्सेप्ट है और उसमें से क्या चीज़ें लेस होनी है तो फिर वो टैक्सेबल इनकम बनेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसको आपने जहन में रख लेना है कि उसको कैलकुलेट करते वक्त, और आपने अगर 168 में अगर कोई टैक्स पे किया हुआ है तो वो भी आपने उसमें से एडजस्टमेंट ले लेनी है, उसको सेट ऑफ कर लेना है या उसको डिडक्ट कर लेना है। तो ये वो सिनेरियो है जहां आपका या तो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी है, फर्स्ट ईयर है, या फिर लॉस की शक्ल में है कि जहां जो है आपका लास्ट असेस्ड इनकम जो है, हालांकि इनकम की डेफिनेशन में लॉस भी शामिल कर लिया। अगर आप 229 पढ़ें तो इनकम की डेफिनेशन में लॉस भी शामिल है और वो कहते हैं कि अगर लॉस भी है तो वो भी इनकम ही ट्रीट होगी आपकी। ये भी लेजिस्लेटिव टूल है क्योंकि वो डेफिनेशन ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है, उसमें लेजिस्लेटर ने अपनी मर्ज़ी से सारी लेजिस्लेशन कर दी है, उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। डिडक्शन को भी शामिल कर लिया है, कलेक्शन को भी शामिल कर लिया है, इसके अलावा जो लॉसेस को भी शामिल कर लिया है। अब यहाँ दो चीज़ें समझने वाली है, डिडक्शन की और कलेक्शन की। कलेक्शन क्या है और डिडक्शन क्या है? जो कलेक्शन जो है वो बेसिकली जब आपने टैक्स कलेक्ट करना है, जैसे वो इंपोर्ट वाले हैं, कस्टम कलेक्टर है, तो उसने एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट टैक्स कलेक्ट कर लेना, तो वो कलेक्टर है। इसके अलावा जो डिडक्शन है वो डील्स करती है विद, आपने जब आप किसी का टैक्स डिडक्ट कर लेना है तो वो उसकी डिडक्शन के ज़िम्मे में आएगा। इसके साथ रिलेट करते हैं चैप्टर 12, वो बहुत, उसमें चैप्टर 12 जो है वो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स है, उसमें कलेक्शन भी शामिल है और डिडक्शन भी शामिल है। लेकिन जो चैप्टर जो 2 है, चैप्टर उसकी जो डिवीजन 2 है उसमें सिर्फ कलेक्शन शामिल है और डिवीजन 3 में डिडक्शन शामिल है। लेकिन जो ट्रांजिशनल चैप्टर 12 है उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डिडक्शन भी आ जाती है और कलेक्शन भी आ जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है पीटीवी की, उसमें इसको बड़ा एलेबोरेट किया हुआ है कि कलेक्शन क्या है और डिडक्शन क्या है। उसके बाद जो है अब आ गया 6B। ये 6B का सिनेरियो ये है कि जहां आप ये समझते हैं कि मेरा टर्नओवर जो है वो सब सेक्शन 6 में, या मेरा जो टैक्स पेएबल है वो सब सेक्शन 6 में वो लेसर है। अगर मैं कंप्यूट करूं 147(1) में तो उससे लेसर है।
तो फिर आपने क्या करना है, उस शक्ल में आपने जो क्वार्टर्स हैं उसका टर्नओवर आपने कमिश्नर साहब को दे देना है, और रिमेनिंग क्वार्टर्स जो बचेंगे उसका भी दे देना है। और उसके साथ आपने क्या करना है कि सपोर्टिंग एविडेंस में आपने एक्सपेंसेस की डिटेल दे देनी है, डिडक्शंस की डिटेल देनी है, जिसने आपकी इनकम को कंप्यूट करना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है टैक्स पेमेंट्स की शक्ल में, और अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट है तो उसको भी आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में एस्टिमेट करते वक्त उसका भी क्रेडिट ले लेना है। अगर कोई टैक्स क्रेडिट है या कोई टैक्स पेमेंट्स आपने कर दी हुई है तो वो आपने डिडक्शंस और उसका जो है वो एक्सपेंसेस की शीट देनी है, उसको बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिससे आपको पता चले कि आपकी इनकम लेसर की हुई है, क्योंकि लेसर इनकम जो है नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी स्टेज। अब ये प्रोवाइज़ो है, साथ प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड या प्रोवाइज़ो, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है वो एक्सेप्शंस हैं। अगर कमिश्नर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, जो डिटेल्स भेजी हैं वो ये समझता है कि ये ठीक नहीं है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ठीक नहीं है, तो वो रिजेक्ट करेगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसको अंडरलाइन कर ले, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब इसमें आपका सेक्शन 218 भी आ जाएगा, नोटिस और ऑर्डर की सर्विस का, आपका आर्टिकल 4 भी आ जाएगा, आपका आर्टिकल 10 में आ जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला, फेयर राइट ऑफ ट्रायल वाला। यहाँ ये एस्टिमेशन ऐसे नहीं रिजेक्ट होनी, यहाँ रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। तो जब रीजनिंग का मामला आएगा तो यहाँ सेक्शन 24A आ जाएगा जनरल क्लासेस एक्ट का, कि ऑर्डर मस्ट बी पास्ड विद रीजंस, एंड रीजंस के साथ आपने ऑर्डर पास करना है। तो ये रिजेक्शन जो है वो ऐसे नहीं होनी, ये बाकायदा आपको एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिसमें आपने रीजंस के साथ पास करना है कि मैं इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को आपने बगैर सुने जो है उसके खिलाफ कोई फ़ैसला नहीं करना। इसके अलावा जो है वो बहुत अहम चीज़ वो ये है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस दे दें और आराम से बैठ जाएं अपने ऑफिस में। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब ये है कि फेस टू फेस हेयरिंग, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग। आपने किसी अथॉरिटी के पास जाना है और उसके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है, आपने अपनी सबमिशंस देनी है, अपनी रिप्लाईज देनी है। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब है। सिर्फ खाली नोटिस की सर्विस नहीं है, उसको आपने अपने पास पेश करना है, उससे आपने क्वेश्चनिंग करनी है, आंसरिंग करनी है, उससे आपने रिप्लाई लेना है, फिर उसको रिप्लाई को आपने सब्सटेंशियली अगर डिनाई करना है तो आपने डिनाई करना है, फिर उसको दोबारा रिबटल की आपने मौका देना है कि वो रिबटल का मौका भी करेगा। यहाँ मुझे वो जजमेंट याद आ गई जो कि शोकाज के साथ रिलेट करती है, 2013 PDD 1536 मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की DB की, जिसमें उन्होंने शोकाज नोटिस को, ये इररिस्पेक्टिव है, इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, तो उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, ये डिसाइड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है कि आपने जो शो काज नोटिस है उसमें एलिगेशंस जो है वो आपने कन्फ्रंट कराने हैं टू दी टैक्स पेयर को विद कॉरबोरेटेड एविडेंस के साथ, विद कंक्रीट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ कि मैं ये आपके खिलाफ फैसला करने जा रहा हूँ, आई हैव दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो जजमेंट में ये कहा गया है, और बाद में सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को फॉलो किया, उसको इंडोर्स किया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जनाब आपने अंधेरे में, ब्लाइंडनेस में, डार्कनेस में उसको आपने टैक्स चार्ज कर दिया है, विच इज़ अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर एज वेल एज टू द थीम और स्कोप ऑफ द फिस्कल स्टैट्यूट्स। अब ये 6B के ऊपर जो है अभी ये लेटेस्ट जजमेंट आई है,
इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट की। इसमें ये 3 तरह की रीट पटिशन्स थी। पहली रीट पटिशन नंबर 181 है जो इसमें फाइल्ड हुई थी। इसमें हुआ क्या, मुख्तसर सा बताता हूँ। अगली जो जजमेंट है वो बड़ी ज़बरदस्त है SNGPL की। यहाँ मैं मुख्तसर सा बताता हूँ कि यहाँ उन्होंने रिकवरी शुरू कर दी विदाउट इशूइंग ऑफ नोटिस। एडवांस टैक्स डिटरमिन कर लिया 147(7), वो भी अभी पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है। 147(7) में उन्होंने रिकवरी ऑर्डर पास नहीं किया। 147(7) को वो कहते हैं कि ये डीम्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर ही समझा जाएगा कि ये सस्पेंड ऑर्डर हो गया है। तो 137 का नोटिस जो है वो दिए बगैर, 137 आपको पता है डिमांड नोटिस वाला नोटिस है कि आपको वो नोटिस इशू करेगा कि आपके खिलाफ फैसला हो गया और आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर ये पे करने हैं पैसे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और 138 दिए किए बगैर 140 का नोटिस दे दिया बैंक को और बैंक से पैसे लेके निकल गया। तो फिर इसमें ये भी था, एक तो पैसे ले गए और दूसरा ये था कि वो जो रिफ़ंड था ना वो टैक्स पेयर का उल्टा ड्यू था महकमे की तरफ। वो टैक्स पेयर ने महकमे से रिफ़ंड लेना था उल्टा इस साल में, इस ईयर में। तो कोर्ट ने फिर ये डायरेक्शन दी इसमें कि आप सबसे पहले तो इसका रिफ़ंड डिटरमिन करें ना 170 में 60 डेज़ के अंदर अंदर, और रिफ़ंड इशू करें। और साथ अगर कोई डिले आपने रिफ़ंड में इशू करने में कोई डिले की है तो साथ डिले का जो कंपनसेशन होता है वो भी टैक्स पेयर को दे। 171 में वो कंपनसेशन होता है अगर महकमा डिले करता है रिफ़ंड को लेट करने में। तो ये 180 इस रिट में 181 में ये डिसाइड हुआ था कि ये जो है वो नोटिस जो है वो इलीगल है और ये रिकवरी जो है वो वापस की जाए, क्योंकि ये रिफ़ंड उल्टा ड्यू है, उसको पहले आप असेस करें और उसके मुताबिक जो है अगर डिले रिफ़ंड उसको दें। नीचे जो है रिट पिटिशन नंबर 4558, इसमें ये होल्ड हुआ है। अच्छा, यहाँ टैक्स पेयर बेनिफिट ले गया है। यहाँ वो ओमिशन थी ना, आपको पता है 2021 में ये ओमिट हो गई थी जो क्लास थी ना वो रिजेक्शन वाली एस्टिमेशन वाली, वो 2021 में अभी हमने पढ़ा ओमिट हो गई थी। यहाँ वो बेनिफिट ले गया। उसने कहा जनाब यहाँ तो 2023 में इसके पास पावर ही नहीं थी एस्टिमेशन को रिजेक्ट करने की। तो यहाँ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि यहाँ इसके पास पावर नहीं थी, क्योंकि स्टैच्यूटरी पावर नहीं थी, लिहाजा ये बी रिट जो है वो टैक्स पेयर की अलाउड होगी और 2023 में जो टैक्स था वो ख़त्म हो गया। आगे आ गया 4497। इसमें ये होल्ड हुआ है कि आपने, इसमें ये हुआ था बेसिकली कि रीअसेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था और रीअसेसमेंट ऑर्डर जो है वो चैलेंज हुआ था अपील में CIR कमिश्नर के पास। CIR अपील ने उसको अनल्ड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि वो जो डिमांड उस रीअसेसमेंट ऑर्डर में हुई थी उसी को पकड़ लिया, उसी को बेस बना के एडवांस टैक्स कैलकुलेट कर लिया, कंप्यूट कर लिया। तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ये जो 121B है, अगर वो ये इन फील्ड में है वो ख़त्म हो गया, वनल्ड हो गया, अब इसके मुताबिक आप कंप्यूट करें उसकी एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी है, जो टैक्स पेबल है 121B के मुताबिक कंप्यूट करें। अब इसी जजमेंट में ये भी होल्ड हुआ है, इसी जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्या सेक्शन 127 में ये अपीलेबल है। अगर 147 में कोई ऑर्डर कर देते हैं, 147(7) में भी पढ़ते हैं हम, 147(7) क्या बला है, वही तो सबसे बड़ी बला है। वो ये क्या है, ये चीज़ है कि अगर ये क्या अपीलेबल ऑर्डर है तो ये जजमेंट जो है ये 79 की है, पाक सऊदी फर्टिलाइज़र्स की। इसमें ये होल्ड हुआ था कि अगर 147 और रेड विद सेक्शन 205 जो होता है डिफ़ॉल्ट से चार्ज का, अगर इसमें ऑर्डर हुआ है तो ये अपीलेबल है। नेक्स्ट कीजिएगा। अगर ये उसके बाद फिर ये लेटेस्ट जजमेंट आई 2020 में लाहौर हाई कोर्ट की PGD 1001। इसमें ये होल्ड हुआ है कि रिजेक्शन जो है अगर करनी है तो विद रीजनिंग के साथ करनी है। दिस इज़ वेरी वाइटल जजमेंट। अगर आपने रिजेक्शन करनी है तो विद रीजनिंग के साथ करनी है। इसका मतलब ये होगा कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा आपको।
जहाँ भी रीजनिंग का वर्ड आता है उसका मतलब ये होता है कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24A जनरल क्लासेस एक्ट के मुताबिक आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा और डैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्डर। ये जो रिजेक्शन है ये ऑर्डर की शक्ल में होनी चाहिए, ये रिजेक्शन जो है ये ऑर्डर की शक्ल में होनी चाहिए, ऑर्डर पास होना चाहिए और देन दिस ऑर्डर वुड बिकम अपीलेबल। जब ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कोर्ट की, फिर उन्होंने नीचे ये लिखा कि हम एग्री हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि मैं इस जजमेंट के साथ एग्रीड हूँ और ये जो 147(6) में रिजेक्शन है वो अपीलेबल है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन द फोर्थ इंटरप्रिटेशन एग्रीज विद सच इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड प्रोवाइजो 147C रेड विद सेक्शन 127 इज अपीलेबल, आई एम एग्रीड। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फिर मैंने खुद देखा कि ये देखिए मुझे भी तो पढ़ना चाहिए ना, जजमेंट तो जज साहब ने लिख दी ठीक है, तो मैंने फिर इसको भी पढ़ा कि मैंने कहा यार ये वाकई जज अपीलेबल है कि नहीं है। तो मैंने जब देखा तो वो सारे सेक्शन जो है वो लिखे हुए हैं 147 मिस है। तो फिर नीचे जो हाईलाइटेड एरिया है, हाईलाइटेड ये ग्रीन एरिया है, यहाँ अगर आप गौर से पढ़ें और एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ इनहेंसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन मे प्रेफर एन अपील टू द कमिश्नर अपील। तो 147 सब सेक्शन 7 में आपकी लायबिलिटी तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जिक्र नहीं भी है तो इसकी मदद से आपका ऑर्डर जो है 147 का वो अपीलेबल है, क्योंकि यहाँ आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और उल्टा हो क्या रहा है, आपका रिफ़ंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, आपका रिफ़ंड रिड्यूस हो रहा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस वजह से आपका ऑर्डर जो है ये 127(1) में अपीलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अब ये इसी जजमेंट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, रिट पिटिशन है, इसमें ये हेल्ड हुआ है कि क्या कोरेसिवली क्या एडवांस टैक्स जो है वो ज़बरदस्ती लिया जा सकता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यस, आंसर्ड इन यस बाय रेफरिंग सेक्शन जो मैंने भी आपको बताया था सेक्शन 4 जो चार्जिंग सेक्शन में इंसर्ट हो गया हुआ है, सब सेक्शन 6 जिसमें डिडक्टेड का, कलेक्टेड का, इन एडवांस का वर्ड आ गया है। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो है कोरेसिवली जो है वो रिकवरी कर सकते हैं। फिर सब सेक्शन 4 का रेफरेंस दिया गया है। सब सेक्शन 4 में आपको पता है वो फार्मूला था और 4A में अगर आपका इन्हेंस होती है लायबिलिटी उस फार्मूले से तो फिर आपने उसका वो जो सेकंड क्वार्टर में 50% पे करना। फिर 4B जो है उसका इंडिविजुअल का, 6A जो है रिजेक्शन वाला है आपका अगर लेसर हो जाती है, और 147(7) अभी आ रहा है। उसके बाद फिनांस एक्ट 2018 ने ये भी उन्होंने रेफ़र किया है कि सेक्शन 137 सब सेक्शन 2 में उन्होंने ये कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया लेजिस्लेटर ने कि इसका डिफ़ॉल्ट की डेट कौन सी होगी, 147(7) के ऑर्डर के अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट कब से शुरू होगा। तो उन्होंने कहा है कि जो सब सेक्शन 5 में जो डेट्स दी हुई थी आपको याद होगा 15 इंडिविजुअल के केस में 15 थी और जो दूसरा था उसमें 25 थी। तो ये उसकी फर्स्ट प्रोवाइजो है और ये 5B में जो है वो 21 डेज जो है वो लिखा हुआ है। अब लेकिन ये भी नीचे लिख दिया है कि नो रिकवरी कैन बी मेड विदाउट इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 137 138 के बगैर इशूइंग किए बगैर आप रिकवरी नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चीज ये सब सेक्शन 6 जो है ये रिसेंटली इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2024 में। अब ये नॉटवेस्टैंडिंग के साथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सब सेक्शन 4 वाला या 4B वाला जो फार्मूले थे वो इस पे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सुपरसीडिंग कर रहा है, ओवर राइडिंग कर रहा है, इफेक्ट दे रहा है।
तो जो इसके कमेंट्स में मैं इसमें तो थोड़ा सा समझ लें, ये एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं, इसमें मैं तो डिटेल में बात नहीं करता। इसमें उन्होंने इनको अब विद होल्डिंग एजेंट बना दिया इसी सेक्शन के अंदर, यानी कि मुझे समझ नहीं लगी कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये 147 सेक्शन बेसिकली टर्नओवर के साथ रिलेट्स करता है। वो 5C भी ऐसे ही ऐड किया है कंस्ट्रक्शन वाला। अब यहाँ विद होल्डिंग बना दिया है। अब सब सेक्शन 1 में जो है वो हर बैंकिंग कंपनी जो है वो विद होल्डिंग एजेंट होगी, ठीक है जी। सब सेक्शन 3 में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले होंगे, 3A में डायरेक्ट एक्सपोर्टर होंगे, 3B में कलेक्टर ऑफ कस्टम होगा। तो ये अब इसमें कहा गया है कि ये पीछे कीजिएगा ज़रा, यहाँ ये कहा गया है कि 154 में जो टैक्स कटना है ना आपका 1%, अब 154 भी गालबन एक्सपोर्टर भी मिनिमम में चला गया इस साल के लिए 25 के लिए। ये जहाँ आपका 1% कटना है ना, अब आपने इन एडिशन टू डैट ये 1% के अलावा 1% और काटना है इन बंदों ने, विद होल्डिंग ने, एजेंटों ने, इन्होंने 1% और काटना है। और वो जो 1% जो कटेगा ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एडजस्टेबल टैक्स। वो इन एडिशन टू जो कटना है वो आपका एडजस्टेबल टैक्स कहलाएगा। वो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। आगे चलिए जी, ये आ गया सब सेक्शन 7। अब इसको सब सेक्शन 7 जो है, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट। ये कह रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस shall apply to any advance tax due under this section as if the amount due were tax due under an assessment order। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत एडवांस टैक्स अगर कोई बनता है और वो ड्यू है और पेड नहीं हुआ तो वो ऐसा ही समझा जाएगा, डीमिंग की जा रही है, डीम्ड, कि वो आपका असेसमेंट ऑर्डर कहलाएगा, आपके खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर हो गया है 147(7) में। अभी हमने वो पीछे जजमेंट पढ़ी थी जिसमें नेशनल पार्क्स की, लोअर हाई कोर्ट की 2020 की जजमेंट थी। उसमें ये कहा था कि रीजनिंग के साथ पास करेंगे और दूसरा इन द शेप ऑफ फॉर्म एंड ऑर्डर में ये पास करेंगे। ये ऐसी इस तरह डिमिंग नहीं करेंगे कि बगैर जो है वो उसको देखे बगैर आप उसका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें जो रेफरेंस के तौर पर सेक्शन 137(2) जो है इसके साथ रेड विद किया जा रहा है, इसकी प्रोवाइजो पढ़ी जा रही है बेसिकली। इसकी आगे कीजिएगा, इसकी प्रोवाइजो इसके साथ रेड विद की जा रही है। वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स पेएबल अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 147 शेल बी द, ये देखिए रेफर कर गया 147 सब सेक्शन 7, शेल बी द डेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 5A और फर्स्ट प्रोवाइजर। वही 5 जो है वो 15 वाली इंडिविजुअल की, 25 है AOP की, और वो जो 21 दिन है उसके 5B में जो उसकी फर्स्ट प्रोवाइजो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट जो है वो इस पीरियड से शुरू होना है, जो कि आपकी ये टैक्स पेएबल आपका इस डेट से कंसीडर होना है कि आपने ये टैक्स पे करना था और आप पे नहीं कर सके। इसको रेड विद है। इसके ऊपर जो है सब्सिक्वेंटली जो है ये SNGPL की जजमेंट आई है 2017 PDD। इस जजमेंट जो है में ये कहा गया है कि जनाब ये जो 147(7) है इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन शुरू कर दें। हर क्वार्टर को अगर आप टैक्स कर जाएंगे तो हर क्वार्टर की अपील अलग जमा होगी, 4 क्वार्टरों की 4 अपीलें जमा होगी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये 147 ही नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि 147 का थीम क्या है ये जजमेंट में बताया गया। वो कह रहे हैं कि 147 का थीम ये है कि 147 में ये आपने देखना है सब सेक्शन 7 जो है उसका, सब सेक्शन 7 की बात हो रही है, उसमें आपने ये देखना है कि क्या असेस जो टैक्स है वो अंडर असेस किया गया है। पहली बात आपने ये देखनी है, क्या शॉर्ट पेड हुआ है या इन कंट्रावेंशन ऑफ सब सेक्शन 4 और जो 4B है
जो फार्मूला आपको दिया था 4 वाला, क्या उसके अगेंस्ट तो नहीं है किया गया? अगर ऐसा किया गया है तो फिर जो है इसको इंटैक्ट किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। अदरवाइज जो है जैसे ही टैक्स पेयर, वो बताया है कि जैसे ही टैक्स पेयर, असेसमेंट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो जजमेंट ये कह रही है कि द की वर्ड आर असेसमेंट ऑर्डर है, की वर्ड आर असेसमेंट ऑर्डर है, विच स्टेज अराइज ओनली आफ्टर द रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ बीन फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। जैसे ही रिटर्न फाइल करता है 120(1)(b) में वो डीम्ड ऑर्डर बन जाता है। अगर वो कहते हैं कि अगर महकमा सेटिस्फाइड नहीं है तो मोर इम्पोर्टेंटली वो क्या करे, उसकी अमेंडमेंट कर ले। अमेंडमेंट करे 122 में, तो उसमें जो टैक्स ड्यू होता है उसको बेस बना ले। फिर तो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि ये ऐसे नहीं, आपने 147(7) जो है, ये सब सेक्शन 7 जो है वो नोटिस के लिए नहीं बनाया गया कि आप ये डीमिंग कर ले कि इसका टैक्स ड्यू है और आप नोटिस इशू कर दें, और नोटिस इशू कर दें और रिकवरी करनी शुरू कर दें। उन्होंने कहा इसका ये पर्पज़ नहीं, अगर ये पर्पज़ होगा तो ये 147 ही वो सेक्शन जो है वो रिडंडेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, उसकी वैल्यूलेस हो जाएगी और उसके स्कोप से बाहर हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा 147। बेसिकली इस जजमेंट में हुआ ये था, इस जजमेंट में ये हुआ था कि टैक्स पेयर जो है उसका रिफ़ंड था अपना, उसने रिटर्न फाइल जब की तो उस रिफ़ंड को ही एडजस्ट करता रहा अपने टैक्स पेएबल के अगेंस्ट। तो महकमे ने उस रिफ़ंड को कंसीडर किए बगैर कि रिफ़ंड उसने क्लेम्ड किया है और जस्ट किया है, उसने उसको नोटिस इशू कर दिए कि आपने 147 जो है सब सेक्शन 7 को सही वो टैक्स पेड नहीं किया, तो लिहाजा अब आपके खिलाफ ये डीम्ड ऑर्डर बन गया है, आपके खिलाफ रिकवरी जो है वो इनिशिएट क्यों ना कर दी जाए। तो फिर ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप ऐसे रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि सब सेक्शन 7 जो है वो कोई नोटिस के लिए नहीं बना, और ना ही नोटिस जो है वो ब्लाइंडली आप इशू कर सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ देखना है तो फिर एक बात इससे पहले बताई थी इसी जजमेंट में कि आपने उसका जो टैक्स पेएबल बनता है उसको आपने उसको स्क्रूटिनाइज करना है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या उसने वो अपनी रिटर्न जो भेजी है, जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट जो सेट ऑफ किया है, एडजस्ट किया है या डिडक्ट किया है, वो क्या है। अगर वो उससे ज़्यादा बनता है तो उसको रिफ़ंड करे, अगर उससे कम बनता है तो फिर क्वेश्चनिंग करे। तो अदरवाइज़ बगैर ऐसे देखे और डीमिंग ऑर्डर की मौजूदगी में 120(1)(b) की मौजूदगी में आप उसको नोटिस कैसे इशू कर सकते हैं। तो ये जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो ये आगे 7A है, इसमें वो बोर्ड के पास वो जो है वो रूल मेकिंग की पावर है, उसके ज़रिए इंस्ट्रक्शन हुई है कि बोर्ड प्रेस्क्राइब करेगा फर्निशिंग ऑफ एस्टीमेट का, कैलकुलेशन का टैक्स पेएबल अंडर दिस सेक्शन थ्रू आइरस। आइरस के ज़रिए जो लोग रिटर्न्स भरते हैं उनको पता होगा कि आइरस में जो है वो एक फार्मूला, वो एडवांस टैक्स का मेरा ख्याल है, गालबन मैं तो नहीं पढ़ता है, मैं जहाँ जो बैठे होंगे उन्हें पता होगा कि वो मेरा ख्याल ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो फार्मूला दे देता है उसको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन का। तो नेक्स्ट जो है वो सब सेक्शन 8। सब सेक्शन 8 ये कह रहा है कि जनाब अ टैक्स पेयर हु हैज़ पेड एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट। अगर कोई एडवांस टैक्स वो पेड कर रहा है, shall be allowed tax credit for the tax in computing the tax due by the taxpayer on the taxable income of the taxpayer for that year। तो उसको जो टैक्स क्रेडिट होगा वो उसको अलाउड किया जाएगा, उसको एडवांस टैक्स। वो तो आपको पता है कि वो जो जितने भी टैक्स क्रेडिट है 168 में लिखे हुए हैं, यहाँ जो टैक्स क्रेडिट है वो 61 में भी लिखे हुए हैं, सेक्शन 61 से ओवर 62, 63, 64, 65 है, 5A में B भी, C भी, D भी जाता है आगे। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्स क्रेडिट का, ये ऑर्डिनेंस में डिफाइंड नहीं है, खाली टैक्स क्रेडिट के तरीके बताए हुए हैं 61 से लेके 62 में, लेकिन टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया है कि ये कैसे आप टैक्स क्रेडिट को समझेंगे, ये क्या चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो टैक्स क्रेडिट है ये आपने इसकी एडजस्टमेंट लेनी है अगेंस्ट योर टैक्स पेएबल के, नॉट अगेंस्ट योर ग्रॉस इनकम के।
ग्रॉस इनकम में से नहीं लेस करना, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी या जो टैक्स पेएबल होगा उसके अगेंस्ट इसको आपने सेट ऑफ करना है, डिडक्ट करना है या एडजस्ट करना है, ये उसके अगेंस्ट करना है, अदरवाइज़ आपने इसको नहीं करना। तो ये टैक्स क्रेडिट का जो ग्रॉस इनकम में से लेस नहीं करना, टैक्स पेएबल के अगेंस्ट इसलिए सेट ऑफ होना है, ये उसका कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद सब सेक्शन 9 है, A tax credit allowed for advance tax paid under this section shall be applied in accordance with subsection 3 of section 4। अब ये देखें, यही लॉ को एज अ होल पढ़ना है। मैंने आगे भी कहा था कि लॉ को जब भी आपने पढ़ना है एज अ होल पढ़ना है। अब आपने सबसेक्शन 3 और 4 का देखना, वो नीचे मैंने बताया कमेंट्स में। तो ये उन्होंने टैक्स क्रेडिट जो अगर आपने अलाउड करना है टैक्स एडवांस टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट के लिए, तो आपने फिर वो जब उसकी कंपटीशन करनी है टैक्सेबल इनकम की, तो आपने फिर उसका सीक्वेंस लेना है जो चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है। चार्जिंग सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि वेयर अ टैक्स पेयर इज़ अलाउड, ये सब सेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ मैं, सेक्शन 4 का। वेयर अ टैक्स पेयर इज़ अलाउड मोर देन 1 टैक्स क्रेडिट फॉर अ टैक्स ईयर, अगर एक टैक्स पेयर को टैक्स क्रेडिट ज़्यादा उसके पास अवेलेबल है एक टैक्स ईयर में, ये टैक्स ईयर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वो तो एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन टैक्स ईयर मीन्स फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर टैक्स ईयर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया हुआ है कि हर साल जो होता है वो इंडिपेंडेंट ईयर होता है और उसकी जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो उसी साल के लॉ के मुताबिक होती है जो प्रिवेल कर रहा है, जो मौजूद है, उसी के मुताबिक आपने उसका टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर वो ओमिशन में चला गया या ओमिट हो गया है तो फिर उसको आपने फॉलो नहीं करना, जो उस साल में लॉ प्रिवेल कर रहा है। अब मुझे वो जजमेंट या मेरी भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ हो रहा है हाई कोर्ट में केस, रिट मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो 105 क्लास के ऊपर वो मिट हो गई थी, वो भी इसी शक्ल में है कि हर साल की अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री होती है, उसी साल में जो लॉ मौजूद होगा वही लगेगा। तो वो सीक्वेंस दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले उसको अलाउ करें, उसको आप सेट ऑफ करें अब टैक्स पेएबल के अगेंस्ट। देन अगर कोई टैक्स क्रेडिट अलाउड है अंडर चैप्टर पार्ट 10 और चैप्टर 3, ये टैक्स क्रेडिट आपको बाद में मिलने, पहले दोनों लेने हैं। ये सीक्वेंस आपने अडॉप्ट करना है सब सेक्शन 9 में, क्योंकि उसने उसको मर्ज कर दिया है, रेड विद कर दिया है सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 के साथ। अब सब सेक्शन 10 है। सब सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर आपने वो जो सीक्वेंस है वो अडॉप्ट कर लिया है सब सेक्शन 3 वाला और जो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, और टैक्स क्रेडिट लेने के बावजूद भी आपके पैसे सेट ऑफ करने के बाद अपने टैक्स पेएबल के अगर वो ज़्यादा निकल आते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि वो उसको रिफ़ंड कर दें अंडर सेक्शन 170 में, उसको फिर आप वो जो है रिफ़ंड करें, ताकि वो या वो रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन दें। वो ये रिफ़ंड तो नहीं करेंगे, आपको टैक्स की उसकी रिफ़ंड की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आपको वो प्रोसीजर सारा अडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच राना आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी सेकंड प्रेजेंटेशन है इसमें नदीम भट्ट साहब की, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 में जो आई है उसके ऊपर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम भट्ट साहब से, कहेंगे सर आप स्टेज पर जीतते हैं प्रेजेंटेशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह राना साहब ने काफ़ी मेहनत की है जी। कुछ चीज़ें असल में डिटेल इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब तक आप किताब को पढ़ेंगे नहीं, शौक़ नहीं रखेंगे, तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उसको थोड़ा सा 5 मिनट में आसान कर देता हूँ, ताकि आप जितनी वो वर्डिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, ट्राइब्यूनल की जजमेंट, कमिश्नर अपील, सब सेक्शंस 10 तक वो गया है। इतना वो लेंथी हो गया, ऐसे लगता है पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, आपको मैं आसान कर देता हूँ। आपने करना ये है कि जो पूरे साल का आपका एडवांस टैक्स है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब ओबियसली कि अगर मैं क्वार्टरली बेस चल रहा हूँ तो मुझे अगले क्वार्टर्स का नहीं पता। मेरा पहला सवाल ये, वो कहाँ से आएगा? आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू के जी इसी तरह अगर मुझे ऑर्डर मिलते रहे, काम चलता रहा। लेकिन अगर आपको कहीं ये लगता है कि एक बंदे का बिजनेस ही बंद हो गया, सेल ही बंद हो गई है, वो सर्विस सेक्टर में चला गया, वो एम्प्लॉई बन गया, उसने बिजनेस बंद कर दिया, वो मुल्क से बाहर चला गया, तो उस सूरत में फिर आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने कौन से पैसे स्टेट को पे करने हैं।
मेरा वो वाला टैक्स आपने ये भी देखा कि अगर किसी का टैक्स ज़्यादा बनता है तो वो ज़्यादा जमा कराएगा, कम बनता है तो कम जमा करवाएगा। इट मीन्स के की पॉइंट एक ही है आपके पास और वो है एक्चुअल। मुझे एक्चुअल एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो कि मैंने साल बाद जमा करानी थी, उन्होंने 4 क्वार्टर्स में आपसे पैसे पहले ले लिए। फ़र्ज़ कर ले मेरी लायबिलिटी बनती है 20 लाख रुपए, अज्यूम आसान कर लेते, 12 लाख है मेरी एनुअल टैक्स लायबिलिटी है। तो अगर मैं एवरेज करूं तो 1 लाख रुपया पर मंथ मेरा आ रहा है, कीपिंग इन व्यू के सेल का लेवल वही चल रहा है। तो आपने 3 लाख रुपए लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली 1 क्वार्टर की, उसके अगेंस्ट जो कटा होगा वो आप माइनस कर देंगे। अगर नहीं कटा हुआ ओबियसली, या रिफंड नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो पैसे आपको जमा कराने पड़ जाएंगे। और अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो ओबियसली फिर उसका इम्पैक्ट डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की शक्ल में भी आएगा, जो ओबियसली क्योंकि चीज़ बहुत ज़्यादा वाइड थी तो उन्होंने आपको 1-2 पॉइंट बीच में से जो इस वजह से स्किप हुए कि ये खुद इटसेल्फ इतना बड़ा सेक्शन है कि इसको पढ़ने के लिए भी आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। सो अगर मैं पे नहीं करता तो क्या होगा, 205 सेक्शन में जी आपके पास 12% डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है। अगर मैं फिर भी नहीं जमा कराता तो फिर पेनल्टी है 182 सेक्शन में, फिर भी जमा नहीं कराता तो 191 से ऑनवर्ड जो सेक्शन है प्रोसिक्यूशन भी अवेलेबल है। एक बात तो ये थी। सो किस पे लगेगा, और एक्सक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तनख्वाहदार तबका है, फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं, उनको देने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कट गया होता है। तो जिस पे एप्लीकेबल होगा वो 4 किस्तों में, चाहे वो कंपनी है, एओपी या इंडिविजुअल है, वो इसको जमा कराएगा। आपको ऑनलाइन नोटिस आ भी रहे हैं क्योंकि नोटिस अब आपको पता है मैनुअल का कॉन्सेप्ट तो ज़रा कम ही है, लेकिन दोनों तरफ होने चाहिए। तो आप अपना पोर्टल ज़रा चेक कर लें, उसमें लोगों को 147 के, या आप देख लेना अब दिसंबर है तो आपका ये आज जनवरी शुरू हुआ है, तो अब दिसंबर का वो ड्यू हुआ है, ज़ाहिर बात है। तो पहला आपका वो 15 सितंबर था, फिर वो 15 दिसंबर आया, कंपनी और एओपी के लिए 25 दिसंबर था। तो 2 क्वार्टर उनके ड्यू हो चुके हुए, तीसरा जाके मार्च में होगा। तो उसको ज़रा चेक एंड बैलेंस में रखें अपने क्लाइंट को कि भाई अपने जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसको आप डिस्चार्ज करें। और अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है आपका टैक्स है, विद द रिटर्न आपको बाद में क्रेडिट इसका मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें शायद एक और चीज़ भी है कि अगर आप, अब सवाल ये कि मैं 1-1 रुपया आपको पूरा जमा कराऊं कि कोई मार्जिन भी है, क्योंकि एस्टिमेशन है ना। तो पहले 20% का मार्जिन होता था, अब 10% है। अगर मेरी लायबिलिटी 12 लाख बनती है तो मैं 12 लाख का 90% तक भी जमा करा दूंगा ना, तो आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं पड़ेगा। ये 10% का मार्जिन उन्होंने रखा हुआ है। 205 सेक्शन जाके ज़रा देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी तो चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो कम ज़्यादा वाला भी हो गया। डेट्स इसलिए किसी ने बाद में शायद कोई सवाल भी करे, हम भी लोग सवाल ये करते थे कि 15 सितंबर को पूरे क्वार्टर की लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगी। अगले 15 दिन तो अभी आए नहीं अंदर। तो क्वार्टर उन्होंने कहा जी आप एस्टिमेशन बेस पे कैलकुलेशन कर लें, उसके मुताबिक जो आप पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लायबिलिटी को पेड ही हम उसको कंसिडर कर लेंगे। अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो 15 दिन वो ले लें और अगले 15 दिन का एस्टिमेशन करके पूरे क्वार्टर की आप टर्नओवर डाल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन आपके पास अवेलेबल है। बाकी जो फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है, ये भी एक सवाल आ गया कि पहला साल है, पीछे तो है ही कुछ नहीं, अब क्या करना है। तो प्रोजेक्टेड ही प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बनाना पड़ेगा, और मेरे पास है कुछ नहीं। और कोई चीज़ इसमें जी डेट्स का भी हो गया, कौन पे करेगा वो भी हो गया, कब करेगा, कैसे करेगा, ये 4 सवालों के जवाब आपके पास पहुंच चुके हैं। तो 147 आपका मुकम्मल हो गया। मेरे पास जी बड़ी थोड़ा सा एक जो रह गया है एरिया, मैंने उस तरफ आना है। तो ये आपके सामने जी, ये जो आपको पता बिल जब आया था, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफडी तीनों के अंदर अमेंडमेंट्स थी, लेकिन अब जब ये एक्ट, इसका ऑर्डिनेंस बना है, क्योंकि ये आपकी असम्बली के थ्रू प्रूव होकर नहीं आया, ये प्रेसिडेंट साहब ने इन दी एब्सेंस ऑफ आपकी असम्बली में इसको पास ऑन किया। तो इसलिए इसका नाम जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस है, ये अब एक्ट नहीं है 2024। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें नेक्स्ट देखें जी, इससे अगला, ये 3 चीज़ें जी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, दूसरा अमेंडमेंट। अच्छा, सेक्शन किसी में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल एंड 7 शेड्यूल 2 जगहों पे चेंज आई। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने बैंकिंग कंपनी के रेट चेंज कर दिए 25 से ऑनवर्ड, और बाकी जो आपकी स्मॉल कंपनी या अदर कंपनीज हैं वो उसी तरह ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो 44% से शुरू करके नेक्स्ट पेज पे दिखाए पहले फर्स्ट में क्या है। इसका नाम जी अमेंडेड, जैसे मैंने अभी कहा आपको, इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024 है।
एडवांस इनकॉर्पोरेटेड है, और पास्ट और जो क्लोज ट्रांजैक्शन है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। यानी जो आप रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन क्लोज हो चुकी हैं, उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। वैसे भी इसके रेट्स उन्होंने 25 से दिए हैं, तो 24 तो अभी वो अपनी जगह पे है। ये आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो बैंकिंग कंपनी का 2025 से ऑनवर्ड जो पहले 35% था उसको 40% कर लिया है, रिड्यूस होते होते ये 42 पे जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कंपनी के रेट्स ना कम हो रहे थे, तो कंपनी स्मॉल और अदर कंपनी के रेट्स उन्होंने कम नहीं किए। इसका मतलब है कि 25, 26 और 27 या उससे ऑनवर्ड उनके रेट्स वो यही रखना चाह रहे हैं, अनलेस आपका बजट जब आएगा नेक्स्ट 2025 का, फिर 26 का, फिर 27 का, अगर उसमें ये कोई चेंज कर दे जाके, तो वो एक अलग अपने पास उनकी पावर अवेलेबल है। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर अवेलेबल है। ये फर्स्ट शेड्यूल का। नेक्स्ट देखें जी। अच्छा, 6C रूल है जी, जिसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। पहली बात तो ये कि फिगर थी वहाँ पे 2022, उसको रिप्लेस किया 2023 के साथ। ये बेसिकली इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन है और साथ एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई है, वो दिखाए नीचे, इसके नीचे है जी। ये वो कह रहे हैं कि ग्रॉस एडवांसेस एंड डिपॉजिट रेशो जो है ना, अब उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये कि इसको उन्होंने एक्सप्लेनेशन 2 में उन्होंने रिमूवल कर दिया डाउट को। इसके मुताबिक चाहे वो सेल टैक्स था, वही आपको पता प्रॉपर्टीज़ पे पाबंदी लगी, वो लगनी थी जो प्रॉपर्टीज़ पे था। 4 चीज़ें थी, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंसेस और सिक्योरिटीज़। वो लिमिटेशन अगर कल को लग जाए, नए बजट में लग जाए, नया अमेंडमेंट का बिल आ जाए, ऑर्डिनेंस आ जाए, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फ़िलहाल अभी उन्होंने उन चीज़ों को पेंडिंग कर दिया है। वट एवर रीज़न बिहाइंड इज, उस बहस में हम नहीं जा रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जो कानून बना है। तो बना क्या है, वो ये 2 7th और 1st शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट्स हैं। बाकी चीज़ों को भी आप इग्नोर कर दें, फ़िलहाल वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक पॉइंट कह के मैं क्लोज़ करूँगा, वो ये है कि भाई इसकी ना कंप्लायंस ऑफ लॉ मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, कंप्लायंस ऑफ लॉ ज़रूर करें। देखें, आप 147 सेक्शन की बात कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर मैं एडवांस टैक्स वक्त पे जमा करा देता हूँ तो मुझे 147 की इतनी कबाहतों में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। फिर मैं अपील में धक्के भी 1-2 केसेस में हुआ भी है, उन्होंने एडवांस टैक्स गलत कैलकुलेट किया है, राइट ऑफ अपील आपके पास है, आप जा सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप वक्त पे लाइबिलिटी डिस्चार्ज करें, ताकि बजाय ये कि आप मोर कॉम्प्लिकेशन, फिर वो माने ना माने, फिर वापस भेजे, फिर सेटिसाइड होगा, फिर आप फीसें जमा कराएंगे, अपील फ़ी अपनी फ़ीस अलग, डॉक्यूमेंटेशन अलग, एक अजीब सी एक क्या कहते हैं, आप अपने आप को एक मुश्किल में डाल देंगे। तो आसानी पैदा करें अपने लिए भी, ठीक है आप अपनी फ़ीस ज़रूर तय कर लें क्लाइंट से, आसानी ज़रूर पैदा करें, लेकिन स्कोप ऑफ वर्क तय करके कि भाई ये काम होगा तो आप सब लोगों के लिए और टैक्स पे आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, रिज़्क भी मिलेगा, नेकी भी मिलेगी और अल्लाह आपको और ज़्यादा पैसा भी देगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कीनोट स्पीकर नदीम भट्ट साहब, FCA चेयरमैन, LTBA टैक्स अकेडमी। Now I would like to invite our guest of honor, Mohammad Rehan Sarwar Mia Sahab, former Vice President Lahore Tax Bar Association. Sir, please come on dais and say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected Mr. Shahbaz Sadiq, President Lahore Tax Bar Association, Mr. Neeb Akhtar Ansari, General Secretary Lahore Tax Bar Association, Muhammad Hassan Yusuf, Finance Secretary, Ahmed Raza, Joint Secretary Lahore Bar Tax Bar Association, learned speakers, Mr. Muhammad Asif Rana, Chairman of Taxation Law Education Committee, and Mr. Nadeem Bhatt, FCA Chairman of LTBA Tax Academy, Mr. Kamruzzaman Chaudhry Sahab, former President Lahore Tax Bar Association and former General Secretary Pakistan Tax Bar Association, Senior Vice President Pakistan Tax Bar Association, Mr. Farooq Majid, and Mr. Tahir Bashir, Vice President Pakistan Tax Bar Association, esteemed members of the bar and dear colleagues, Assalamu alaikum. I am honored to join you today at this insightful seminar. Section 147 of the Income Tax Ordinance 2001 and the Income Tax Amendment Ordinance 2024 are critical topics that shape tax compliance and governance. This forum, under the leadership of Mr. Shahbaz Sadiq and Mr. Neeb Akhtar Ansari, reflects Lahore Tax Bar
Association's commitment to professional growth, the esteemed speakers, Mr. Muhammad Asif Rana and Mr. Nadeem Bhatt Saab, bring valuable insights, and the presence of Mr. Kamruzzaman, former President, Lahore Taxpayer Association, adds great depth to this discussion. Together we can explore solutions that balance fairness and compliance in taxation. Thank you for this opportunity to address such a distinguished gathering. Thank you very much.